भाई, जैसा आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम आज़ाद सिंह राठौड़ है और मुझसे अभी जो है मनोज भाई मुझसे मिले। इनका ये चैनल है रेड प्लस न्यूज़। अमूमन जैसा आप सबको पता है कि मुझसे किसी भी प्रोफेशन में कोई नया कार्य शुरू करने वाला जो है वो मुझे बड़ा प्रभावित करता है और उसमें बड़ा प्रभावित भी होता हूँ और मुझसे प्रोत्साहित भी खूब करता हूँ। तो जैसे इन्होंने मुझसे पूछा और मैंने इनसे पूछा कि कितने समय से काम कर रहे हो, इन्होंने कहा कि साल भर अभी होने को आया है, अभी हुआ नहीं है। तो मैंने इन्हें कहा कि मैं आपको इंटरव्यू ज़रूर दूंगा और जो भी कुछ पूछोगे उसका मैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। तो मनोज भाई, आप कुछ पूछ सकते हो, अगले 20 मिनट आपके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और नाम सुना होगा, आज़ाद सिंह जी नाम है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में, एक ऐसे कहूँगा कि इन्वायरमेंटल या पर्यावरणविद के रूप में, या मैं कहूँगा कि जनप्रिय या पीसीसी सचिव के रूप में भी, पता नहीं कितने कितने नाम हैं, डॉक्टर आज़ाद सिंह जी राठौड़, जो एक लेखक भी है। आज इनसे सवालात और इल्ज़ामातों का सिलसिला शुरू करेंगे। कल मैंने स्टेटस भी लगाया था, आपसे भी पूछा था कि कुछ सवाल अगर आज़ाद सिंह जी आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। कैसा रहेगा ये हमारा आज का एपिसोड, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त है जैक्स और आज मैं पहुंचा हूं बाड़मेर। तो सर, सबसे पहले इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यार, डॉक्टर जो है ना, वो तो ऑनररी मुझे जो है मानद जो है वो डिग्री दी है इंस्टीट्यूट ने, इसलिए मैं डॉक्टर लगाता नहीं हूँ जी। इसलिए आप मुझे जो है आज़ाद ही बोलें जी, क्योंकि वो मेरी जो है मानद डिग्री है, कोई मेरी बाय प्रोफेशन या फिर मेरी जो है वो पीएचडी की डिग्री नहीं है जी, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं करता जी। इस बाड़मेर की जनता आपको किस नाम से पहचाने? एक शिक्षाविद के रूप में, या पर्यावरणविद के, लेखक के तौर पर, राजनीतिज्ञ के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? आज़ाद को यार आज़ाद के रूप में पहचाने तो अच्छा है, और मेरे हिसाब से आज़ाद की कोई पहचान ऐसी बननी चाहिए जिसे जो है वो याद रखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। तो आज़ाद के रूप में ठीक है। किस तरीके से आज़ाद हैं आप? इंडिपेंडेंट खुद को मान रहे हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, वो तो खैर एक अलग में आप सवाल उसमें पहुंच गए। बाकी मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को जो है अपने विचारों से आज़ाद होना चाहिए और उसकी विचारधारा पे किसी का पहरा नहीं होना चाहिए। उसकी विचारधारा पे खुद की सोच का, समझ का जो है वो सबसे ज़्यादा वो प्रभाव होना चाहिए, ना कि किसी और के विचारों का उसके ऊपर किसी तरह का प्रभाव होना चाहिए। तो जो विचारों से आज़ाद है वो आज़ाद है। बाड़मेर में 1999 में स्थापित हुए हैं, 2024 चल रहा है। 25 वर्षों के भीतर राजनीति में उथल पुथल जो हुआ है वो ठीक तरीके से हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि बाड़मेर की राजनीति अच्छी दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है? हमारे आसपास जो बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं वो सभी की सभी सही और सभी की सभी गलत नहीं होती। कुछ मायनों में हम लोगों ने सही तरह से जो है अपने आप को विकसित किया है, और मेरा ये भी मानना है कि सबसे पहले इंसान का जो व्यक्तिगत विकास है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी व्यक्तिगत सोच समझ जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो विकसित नहीं होगा तो उसका समाज विकसित नहीं होगा, और ये हमारा जो समाज विकसित नहीं होगा तो हमारा ये जो राष्ट्र विकसित नहीं होगा। तो व्यक्तिगत विकास में कहीं हम लोग सही दिशा में गए हैं। आज हमारे पास में पढ़ने के, लिखने के, सीखने के साधन बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो युवा हैं वो पढ़ लिख भी रहे हैं, और तमाम जो जिसे कहा जाए कि एक दुनिया के अंदर एक जो जानकारियों को लेके आदान प्रदान का जो एक नया प्रारूप आया है, उससे हमारे युवा जो हैं उसका लाभ भी बहुत उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे जिस समय मैंने जो है चीज़ों को समझना शुरू किया तो उस समय हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं हुआ करता था, बड़ी दिक्कत थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, बात तो अगर मैं कहूँ तो उसे वो कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा। 500-600 MB की जो फाइल होती थी उसे डाउनलोड करने में पूरा दिन लगता था। आज 500-600 MB का तो क्या ही ज़माना है, सेकंडों का काम है, कुछ भी नहीं रहा। तो देखो, प्रभाव जो है हमारे ऊपर चीज़ों का सकारात्मक भी आया है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक भी आया है। तो आपने पूछा कि क्या सही और गलत, तो सही और गलत का कोई माना नहीं है। कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। जो सही चीज़ें उन्हें और आगे बढ़ाना है, जो गलत है उन्हें घटाना है, ख़त्म करना है। कुछ गलत चीज़ों को बताएंगे जो हाल ही में हुई है? मैंने बताया ना कि हमारे विचारों पे किसी और का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और हमारे विचारों को, और ये यहाँ बाड़मेर की नहीं, ये वैश्विक एक परेशानी है, विचारों को प्रभावित करना, विचारों को गलत तरीक़ों से प्रभावित करना,
विचारों पर जो है वो एक किसी तरह का उसको मैनिपुलेट करके और चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, बताना, और फिर उसके नाम पर जो है एक अलग तरह की विचारधारा शुरू करके और लोगों को जो है आपसी वैचारिक द्वंद्व करवाना, इसका नुकसान हमें हो ही रहा है, हम देख रहे हैं। अगर ये पहले का ज़माना होता और आज भी अगर 500 KB की फाइल ही डाउनलोड हो रही होती तो ये दूसरों के विचार हमारे ऊपर नहीं थोपे जाते, हमारे ऊपर नहीं आते, पर चूँकि अब आज ऐसा नहीं है तो उसका हमें नुकसान भी हो रहा है। आजाद सिंह जी, सवाल ये है कि आप कांग्रेस की विचारधारा से पूरे घुले मिले हैं। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो सबको साथ में लेके चलती है, और जो व्यक्ति सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करे, जो देश हित की बात करे, जो समाज हित की बात करे, वो कांग्रेस की विचारधारा है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा कोई अलग से कोई सब्जेक्ट या कोई अलग से कोई वो कॉलेज का विषय नहीं है जिसे आपको पढ़ना है और उसमें पास हो जाना है। कांग्रेस की विचारधारा है वो बहुत साफ़ है, सबको साथ में लेके चलना, सबकी बात करना और देश हित की बात करना। मुझे लगता है कि मैं इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ, और देश मेरे लिए सबसे पहले। ठीक है, आप PCC मेंबर के साथ में सचिव भी हैं। PCC मेंबर, तुमने बताया तुम गुड़ामलानी से हो, आपने बताया गुड़ामलानी से हो, तो जब अभी हमारी और आपकी मुलाकात जो चंद सेकंड पहले की है जी, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको जी, कि मैं PCC सदस्य जो है गुड़ामलानी से हूँ जी, और एक विधानसभा में हमारे संगठनात्मक रूप से एक विधानसभा के अंदर 2 ही सदस्य हो सकते हैं। जी, जैसे 200 विधानसभा हैं, 400 PCC मेंबर, और उसके बाद में कुछ इन्वाइटेड मेंबर्स और डेलीगेट अलग 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 से होते होता है। तो गुड़ामलानी में जो है एक मैं हूँ जी, और एक जो वहाँ पूर्व प्रधान हैं ताजाराम जी, जी, हेमाराम जी साहब का मेरे पास फ़ोन आया जी, कि गुड़ामलानी से आपको PCC मेंबर जो है बनाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद एक वो बनेंगे और एक मैं बनूंगा। जी, मुझे मालूम हुआ कि वो भी नहीं बन रहे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा आप नहीं बन रहे हो, जी, तो कहा कि मेरा बनना कोई ज़रूरी नहीं है जी, और मैं चाहता हूँ कि भाई अब जो है आप लोग इसमें बनो। जी, और मैंने एक तुम्हारा नाम दिया और एक इनका ताजाराम का नाम दिया। जी, तो आप ये कह सकते हैं जी, कि या तो ताजाराम जी का नाम या मेरा नाम जी, वो हेमाराम जी के नाम के ऊपर आया है, एक तरह से कह सकते हो। मतलब कि हेमाराम जी का नाम नहीं था जी, इसीलिए या तो मेरा नाम आया या ताजाराम, दोनों में से किसी एक का भी कह सकते हो आप। जी, जी, नहीं तो हर जगह विधायक, जैसे बाड़मेर में भी विधायक रहे हैं, बायतू में विधायक रहे हैं, बाकी सब जगह एक मोटा मोटा सा चलन यही है कि विधायक तो होता ही है। जी, तो जिस आदमी ने अपना नाम हटा के हम जैसे कार्यकर्ताओं का नाम वहाँ रखा, आज अगर कोई ये कहता है कि हेमाराम जी ने हमें क्या दिया, जी, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा इस दुनिया की राजनीति में जो अपना नाम काट के और कार्यकर्ता का नाम लिख दे। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। जी, तो आप समझ सकते हैं कि हेमाराम जी का अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सेक्रीफाइस कितना, उन्होंने बहुत त्याग किया, कहने का कितना मतलब कुछ है। मुझे लगता नहीं कि शायद जीवन में कभी ऐसी कोई बारी आए या ऐसा कोई परिस्थिति आए और जहाँ मुझे ये कहना हो कि भाई मेरा नाम काट के आप किसी और का नाम लिख दो, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। चेले ने आरोप लगाया कि गुरु ने पीठ को छलनी किया है। मैं बोल रहा हूँ ना, छलनी क्या हुआ है, कैसा हुआ, तो आप देखिए समझ सकते हो। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम काट के किसी कार्यकर्ता का लिख दे, जो कि मुझे लगता नहीं कि आज की राजनीति में संभव है ये बात। जी, बड़े से बड़े, छोटे छोटे, आप किसी को पूछो। जी, जी, ठीक है, 200 हमारी जो विधानसभा सीटें हैं उसमें भी पूछो, जी, संगठनात्मक रूप से पूछो, बाकी भी सब चीज़ों में पूछो, कोई ऐसा व्यक्ति बड़ा मिलना मुश्किल है जो अपना नाम काट के। और अच्छा, मैं तो उनकी विधानसभा का निवासी भी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे काम को देखा, उन्हें मेरा काम अच्छा लगा कि कांग्रेस के लिए ऐसे एक लड़के को काम करना चाहिए जी, तो उन्होंने जो है मेरा नाम लिखा। और फिर अगर मान लो हम में से कोई उठ के कोई कुछ कहे तो ये तो बहुत एक जाति है, इतने एक जो व्यक्ति पर। जी, जी, जो हाल ही में धुरीवना में जो एक हुआ था इंसिडेंस कहूँ चाहे या प्रायोजित कहूँ या जो भी कहूँ मैं, जो कांग्रेस के 2 लीडर के बीच में हुआ और दोनों हेमाराम जी के कभी राइट और कभी लेफ्ट रहे हैं। दोनों में ऐसा होना कांग्रेस के लिए और जनता के लिए, भविष्य की जो युवा पीढ़ी है, क्या संदेश जाएगा? देखो,
राजनेता भी जो है वो मानवीय स्वभाव से ओतप्रोत ही होता है। हमारे अंदर भी मानवीय स्वभाव वैसा ही होता है जैसे किसी और व्यक्ति में, जी। और ऐसा हर प्रोफेशन में लागू होता है। डॉक्टर पे भी होता है, डॉक्टर को भी कई मरतबे गुस्सा आता है। फौज में भी कई बार आपने देखा होगा बड़े अधिकारियों को कई मरतबा गुस्सा आता है। राजनीति में भी जो है हम लोग समाज से ही तो आए हुए लोग राजनीति में हैं जी। और आज कहीं ना कहीं समाज के अंदर इस बात को आप समझिए, मानिए कि कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है वो समझने के बाद में उसे उस पर किसी तरह की सही प्रतिक्रिया देना नहीं देना, इतना जो संयम है कई मर्तबा व्यक्तियों के बीच, कई लोगों के बीच में नहीं होता। तो ये जो सारा था वो मुझे लगता है कि कोई बड़ा विषय नहीं था इसके अंदर, ना ही कोई ऐसा कोई विषय था जो किसी तरह की विचारधारा के बीच में कोई अड़चन आ रहा हो, कोई अटकाव आ रहा हो। ये एक बहुत ही सामान्य विषय था और जिसको संयमित ना होने के कारण जो है वो बढ़ गया। यहाँ संयमित कौन नहीं हुआ? संयमित हमारा आचार विचार होता है। हमारा आचार विचार, हमारे आसपास का जो पूरा वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं जब संयम का अभाव आ जाता है, कई मर्तबा संयम का भाव आप में नहीं होता है और रिएक्शन मैं कर देता हूँ, कई बार मर्तबा मेरे अंदर संयम का भाव नहीं होता है और आप रिएक्शन कर देते हो, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं और राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। तो बाकी ये मैं इसे कोई बहुत बड़ा विषय नहीं मानता, एक बहुत मामूली विषय। अच्छा, एक और सवाल है कि जब पीसीसी मेंबर आपको बनाया गया है, पिछले विधानसभा चुनावों में आपने प्रचार नहीं किया गुड़ामालानी में, या कोई पारिवारिक कारण था? आपका कहना है ये तो? जी, मेरा सिर्फ आपका कहना है? सिर्फ मेरा सवाल है। ठीक है, मैं क्योंकि आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपने साल भर में चैनल शुरू किया, शायद नहीं होंगे वहाँ। नहीं, मैंने देखा आप। मैं कर्नल साहब को फॉर्म भराने के लिए मैं वहाँ मौजूद था जी। कर्नल साहब की रैली में मैं मौजूद वहाँ था जी। ठीक। अच्छा, मुझे क्योंकि मैंने बताया ना, ये तो आपको ध्यान नहीं है, मुझे ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं वहाँ कितना था कितना नहीं था। अच्छा, वहाँ के लोगों को मालूम है, सबको मुझे मालूम है और हमारी पार्टी को मालूम है। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आज़ाद सिंह राठौर बाड़मेर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? कर्नल साहब का मेरा एक इंटरव्यू है बहुत अच्छा, जिस दिन कर्नल साहब ने फॉर्म भरा था गुड़ामालानी में। जी। और मैं वहाँ मौजूद था उस समय, और अभी तक के मेरे दिए हुए अच्छे इंटरव्यूज़ में से एक हुआ है। जी। मैंने कहा इसलिए कहा, मैं आप मौजूद नहीं थे वहाँ, आप होते तो मैं आपसे बात करता। जी, होते होंगे, बढ़िया चीज़ है सर। मैं कहना चाहूँगा कि सवाल वही कि क्या मैं ये मान सकता हूँ कि बाड़मेर से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए डॉक्टर आज़ाद सिंह राठौर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हर कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के इतर जो हमारा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है उस पर बात रखने के लिए जो है वो हमारे संवैधानिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनकी ज़रूरत होती है और हर कार्यकर्ता ये चाहता भी है। तो स्वाभाविक है कि मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि भाई जो मैं बात अपनी पार्टी के संगठन स्तर पर रख रहा हूँ, मैं वही बात जो है कल विधानसभा में सदन के पटल पे जो है उन सब चीज़ों को रखूँ और उससे हमारे समाज में किन नई चीज़ों को लाई जा सकता है, किन नई चीज़ों को व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, किस तरह से समाज का जो हित किया जा सकता है, किस तरह से खास तौर पर हमारा जो क्षेत्र है उसका हित किया जा सकता है, इसका मैं प्रयास करूं। और स्वाभाविक है कि इसके लिए जो है वो व्यवहार आपका बहुत कड़क है। राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। हेमाराम जी भी आपके गुरु कहें या जो भी कहें, वे भी पहले कह चुके हैं। इसका मैं एक कहता हूं कि 14 तारीख के आसपास एक किसी पत्रिका के अंदर आपका नाम था और किसी एक और शख्स का नाम था। आपने तुरंत एक ट्वीट किया कि मैं मेरे मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करता हूँ, मैं राजनीति की सूचिता बनाए हुए और मेरे पूर्वजों के बनाए गए नियमों को मैं जीवित रखूंगा या उनके बल पर चलूंगा, चाहे मुझे जो भी। इसमें कड़क और नरम क्या हुआ वो बताओ। कड़क ये है ठीक है, कड़क और नरम क्या हुआ? नरम ये है और कड़क एक बात है जी। मैं आपसे कहूँ जी कि भाई आप जो हैं कहाँ के नागरिक हैं जी, और आपने कहा कि भाई कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ जी, आपने स्पष्ट जवाब दे दिया जी। तो इसमें कड़क और नरम क्या हुआ? कड़क सर, अगर मैंने कोई चीज़ स्पष्ट कही है, अगर किसी चीज़ को स्पष्ट कहना जी कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा हूँ, आप मुझसे पूछो तुम कौन सी विचारधारा को, मैंने बोल दिया मैं कांग्रेस से हूँ, तो इसमें कड़क और नरम क्या है? जी, ये तो आप जो है उसके अंदर ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें कि भाई कि इसमें टैबलेट तो लेनी है, चाहे कैसी लो, हंसते लो रोते लो। तो वो तो जो मैंने तो अपनी बात कही वो स्पष्ट कही है और मैं जो हाँ ये बात आपने सही कही कि भाई कि वो हेमाराम जी से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं निश्चित तौर पर, और उनकी स्पष्टवादिता जो है
वो मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ हमेशा ही, और मैं मानता हूँ कि वो बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। जी, मैंने ये भी पढ़ा है और सुना भी है कि हेमाराम जी आपको फैमिली की तरह मानते हैं, कि एज ए फैमिली मेंबर है। देखिए, नेता वही होता है जो हर कार्यकर्ता को अपने परिवार का हिस्सा माने, जी, और बहुत सारी चीज़ें जो सीखने की होती हैं, जी, और जो आप अपने बड़े नेता से सीख सकते हो, जैसे जी, मैंने उनसे कभी सीखा है, हेमाराम जी सीखा, वो ये सीखा है कि एक कार्यकर्ता को जो है अपने परिवार का हिस्सा ही माने। कार्यकर्ता ही क्यों, अब आज आप मुझे मिले हो, आज पहली बार मिले हो, अगली बार आप मिलेंगे तो मुझे आपको लगेगा नहीं कि मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मान रहा हूँ। जी, तो ये तो एक नेता का सबसे बड़ा गुण होना ही चाहिए, और उनमें है। और आपके गुड़ामलानी का हर शख्स जो है जी, वो इस बहुत आसानी से इस बात को कह सकता है कि हेमाराम जी का उनके प्रति व्यवहार कैसा रहा है, तमाम तरह की मतभेद, मनभेद, चुनावी हार जीत के बावजूद। क्या आप मान सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में हेमाराम जैसे नेता भविष्य में उभर सकते हैं, जो हिंसा से बिल्कुल एकदम नफरत करते हो, जो राजनीति की शुचिता के लिए जाने जाते हो? मेरी ईश्वर से प्रार्थना तो ये है कि ऐसा तो होना तो चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई हमारे लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रही है सदैव कि अच्छे लोग जो हैं उभर के सामने आते हैं, तो उम्मीद करते हैं ऐसा होना ही चाहिए। क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि जब लक्ष्मण सिंह गोदारा जैसे लोग, मनोहर बिश्नोई जैसे, इंदु बाला बिश्नोई जो धोरिमना के प्रधान हैं, उनकी उपस्थिति में ताजाराम और कर्नल सोनाराम के बीच में ये थोड़ी सी हुई है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है? कई बार आसपास का जो वातावरण है जी, वो संयमित नहीं होता है, तो किसी कारण से ये घटना हो जाती है, पर ये घटना कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है कि किसी तरह का कोई आमूल-चूल परिवर्तन आ जाए, कुछ ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई अब जो है वो अगली आने वाली राजनीति की जो है व्यवस्था ही बदल जाएगी। ये घटनाएँ कई मर्तबा ऐसे हो जाती हैं, कई मर्तबा जो है वो हम लोग जब रोड किनारे चल रहे होते हैं, तो नहीं चाहते हुए बेकारण आप किसी व्यक्ति से बात कर लेते हैं, या कोई व्यक्ति आप बेकारण ही जो है चिल्ला के चला जाता है, वो असंयमित भाव का होता है। इस वो व्यवस्था उसके लिए बनी हुई नहीं है, तो कई कई मर्तबे ऐसा होता है। पर मैंने थोड़ा कहा सा कि मैं एक सवाल की ओर ले चलता हूँ, अब चूंकि सवाल आप ज़्यादा हो गए आपके। थोड़े रुकिएगा। एक लेखक हैं आप, और आपने कारगिल के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, हाँ। पॉपुलरिटी है उस किताब की, और हम बहुत सुखद एहसास के साथ में ये कह रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र से आप आते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलर किताब हुई है। किताब का अचानक लिखे जाना, क्या 1999 में आप स्थापित होते, उस समय से आपके मन में जुनून था कि जो है घटनाएं उनसे लिखी हूँ मैं? किताब अगर आप ये तो जो जो मैं लिखता हूँ वो आपने अभी अभी तक पढ़ा नहीं है। जी, कारगिल जो है वो मेरा 7 साल का रिसर्च वर्क है, जी, और दूसरी जो बलूचिस्तान बुक है वो 5 साल का रिसर्च बुक है। दोनों की बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आप बहुत सारे जो हैं रेफरेंसेस किताब में डालते हैं, जी, जी, जी। दूसरी किताबों से। हाँ, 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 लेख पत्रिकाएँ एक्स वाई जेड, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उसके अंदर जो 50 किताबों के रेफरेंसेस हैं, जी, 200 आर्टिकल्स के हैं, जी, 10-20 लगभग इंटरव्यू हैं, जी। काफ़ी वक्त हो गया। रेफरेंस आप तभी डाल सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा। हाँ, हाँ, 50 किताब पढ़ने में ही अगर मान लो, अगर इसके अलावा आप और कोई कार्य नहीं करते हैं तो भी साल भर लग जाता है। जी, पर अमूमन आप ऐसा तो करते नहीं हो जी। कि आप और कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। जी, जी, तो किताब लिखना जो अचानक नहीं है, जी, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, वक्त लगा है। और इतना वक्त लगा है कि कारगिल का वक्त लंबा था, मेरी पढ़ाई कम, मतलब उसमें मैं कम समय उसे देता था, इसलिए लंबा वक्त भी लगा, और चीज़ें धीरे धीरे उसमें आती गई मेरे पास में, क्योंकि लिखने का पहले दिन से विचार भी नहीं किया था। जी, बलूचिस्तान जो है मैंने 4 से 5 साल दिए, उसमें मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की। जी, तो होता ये था कि BEAL कहीं पे लिखा जब दिखता था ना मेरे को, जी, तो मैं गर्दन घुमा के वापस देखता था कि बलूचिस्तान लिख दिया किसी ने, जी, या वो एक बार के लिए बलोत्रा भी लिखा होता था जी, तो मुझे बलूचिस्तान नजर आने लगता था। तो ऐसा नहीं है, ये तो एक लेखक ही समझ सकता है कि जब आपके पास इतना सारा काम हो। जी, जी, जी। आप ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम दिया ना आपने, कौन सा एग्ज़ाम दिया आपने? मैं मास्टर ऑफ साइंस हूँ वाह, सर। इतनी सारी पढ़ाई की आपने, इतनी तो मैंने इसकी आदि भी नहीं की मैंने तो आप समझ सकते हो कि जब एग्ज़ाम वाला दिन होता है, एग्ज़ाम से पहले होता है, तो गिनी चुनी कितनी किताबें होती हैं, 4 या 5-6 किताबें होती हैं। जी, जी,
हैं कि तो जोर आओ पढ़ने बिल्कुल सर, बिल्कुल। 50-60 किताब पढ़ने कहे तो उस रेफरेंस के आप जिक्र कर रहे थे और समझता हूँ कि कई पत्रिकाएं कहीं आपने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की है। मेजर मानवेंद्र सिंह की उसमें भूमिका रही है किताब में कहीं? कारगिल पहली जो किताब है मेरी जी उस समय कर्नल हो गए थे जी मान सिंह जी, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया जी कि क्योंकि मैं उनसे लगातार मिलता रहता हूँ, मेरे पारिवारिक उनसे हमारे रिश्ते हैं तो उस हिसाब से लिया से, और मेरे तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि लिखना चाहिए जी उस किताब में। फॉरवर्ड जी जी। प्रस्तावना वो भी मानवेंद्र सिंह जी की लिखी हुई है। एक सवाल और है कि तो आप जो पूछ रहे हैं, जी आपने पढ़ी होती अगर जी तो आप ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि जी। वो जब किसी की किताब की प्रस्तावना एक व्यक्ति ने लिखी है जी, पहला पन्ना, बाकी तो बातें खत्म हो जी जाती है। बिल्कुल सही। इन फ्यूचर में पढ़ेंगे सर। हमने जब आपके सामने आपके लिए रिसर्च किया तब हमको ये पता चली कि आप एक अच्छे लेखक भी हैं, और इंटरनेट के कई स्रोतों के माध्यम से हमने ये भी जानने की, पहचानने की और खोजने की कोशिश की कि वो किताब है वो कितनी पॉपुलरिटी हुई है। ये भविष्य के लिए सुगत संकेत है कि ये किताब आपकी एक बिंदु के रूप में, एक आपकी झांकी के रूप में बनी रहेगी। एक और सवाल है आखिरी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राजनीति में अभी आप बने हुए काफ़ी तगड़े से, इतने अहम समय के अंदर इन फ्यूचर में आपकी कोई किताब आ रही है? अभी मैं कुछ ऐसा पढ़ नहीं रहा हूँ जिससे मैं लिख सकूँ। जी मैंने बताया कि मेरी जो लिखावट है उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी तो मैं अभी वर्तमान में ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, या मेरे मन में ऐसा विचार नहीं है जी कि मैं किसी पे लिखने के लिहाज से कुछ संकलन दिमाग में करूं या सोचूं या उस सामग्री को अपने पास इकट्ठा करूं, ऐसा भी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। जी। और फिर कई मरतबा बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1 साल पहले पढ़ी हो कोई किताब या कुछ ऐसे किसी विषय में पढ़ा हो तो उसको आप उस पर आप और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें। पर मुझे लगता नहीं कि हाल फिलहाल ऐसा कोई मेरे दिमाग में विचार है कि, और ना ही ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा हूँ जिससे मैं अपने दिमाग में मतलब जानकारी के रूप में इकट्ठा कर सकूँ। एक मैंने और चीज़ पढ़ी, आखिरी सवाल ये है कि आप बिना फैक्ट की कोई बात आपके सामने रखते हैं तो आप तपाक से उनका उत्तर देते हैं। जैसे मैं ही नहीं, वो आदत पड़ गई, मैं ही नहीं, आपको बताऊँ आदत पड़ गई। इसका एग्जाम्पल आदत पड़ गई। जी जी। मैंने दोनों किताबों में लगभग कितने 200-250 पेज हैं, 247 और 267 लगभग इतने पेज हैं। उनमें हर बात को रखने के लिए आपने फैक्ट रखा है। जी ठीक है, ज़रूरी भी है। ठीक है। ये नॉन फिक्शनल राइटिंग जो होती है जी, उसका तरीका यही होता है कि जैसे मैंने ये कोई सी चीज़ को कहा तो मैं ये तो कैसे कह सकता हूँ। आप इतिहास की कोई जानकारी दे रहे हैं और जब तक आप उसका रेफरेंस नहीं लगा रहे हैं तो इसका आपके मन गढ़ंत भी हो सकती है, तो वो तो फिक्शनल हो गई, कहानी हो गई ना। नॉवेल का लिखने का और एक जो नॉन फिक्शनल लिखने का जो फ़र्क होता है वो यही तो फ़र्क होता है। तो इसीलिए जब कोई फैक्ट की बिना बात करता है या भटक के बात करता है तो बड़ा अजीब भी लगता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी आए थे, हाँ, वो बकवास करके गए यहाँ पर और आपने तपाक से उत्तर दे दिया कि आप एकदम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मेरे को बताओ, आपके यहाँ पर कोई यमुना जल परियोजना के नाम पर वोट मांगे तो उसका क्या तुक है, मुझे बताओ। यमुना जल परियोजना, अच्छा वो बोल रहे हैं कि यमुना जल परियोजना शुरू कर, अब आप जो है आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी और आप जो है वो बस अब जो है यहाँ सबसे विकसित हो जाओगे, जबकि यमुना जल परियोजना का हमारे यहाँ तक तो उसकी एक बूंद की कल्पना तक नहीं है, दूर दूर तक। मतलब कुछ जिलों को उधर को छोड़ के उनको तो उसका लाभ मिलेगा अगर वो सही तरीके से करते हैं। अच्छा मज़े की बात है, उन्होंने जिस MOU पे जो नया साइन किया उसके भी वो गलत चीज़ें बताए गए हैं, जो कि उसमें है ही नहीं, जो कि उसमें है ही नहीं। उसका पश्चिमी राजस्थान से कोई लाभ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उसका एक तो वो हो गया। उसके अलावा जो बोला उस योजना से संबंधित मेरे बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई जैसे हैं करीबी यशवर्धन सिंह जी, जो इस यमुना जल संघर्ष समिति के अध्यक्ष संयोजक हैं और काफ़ी समय से इसकी बात कर रहे हैं। मैंने उनसे भी बात की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो बता रहे हैं ये क्या है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल फैक्ट नहीं है ये।
ये गलत बात है, तुम्हें अपने लोगों को बताना चाहिए कि ये गलत बात बोल के गए हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। मुख्यमंत्री जी भी इस बात पे ध्यान देंगे कि और हमारे लिए भी ये चीज़ है, और जो फैक्ट न्यूज का या फैक्ट तथ्य का आजकल चलता है उसके लिए भी ये ठीक है कि आप जैसे पश्चिमी राजस्थान में शायद कोई नेता होगा जो फैक्ट पर बात करता है, और फैक्ट पर बात झूठ करना तो हमें यार, मतलब हमें अनफैक्टफुल बात क्यों करनी चाहिए? झूठ भी नहीं कहे तो अनफैक्टफुल बात तो हमें क्यों करनी चाहिए? आखिरी संदेश क्या मिलेगा आवाम को आपकी तरफ से किस बारे में आप? राजनीति की शुचिता के बारे में। हाँ जी, शुचिता बनाए रखनी चाहिए। संदेश क्या होता है? मैंने पहले कहा था, मुझसे बनावटी इंटरव्यू नहीं होता है। नहीं, वो तो सही है। शुचिता के लिए शुचिता बनाए रखनी चाहिए, अच्छे आचार विचार होने ही चाहिए जी। और हमें जो है अपने चारित्रिक गुण जो है वो बनाए रखने चाहिए। ये ना हमें इधर उधर घुमू के बोलने का क्या मतलब है? जी, है क्या? आप बताओ। बिल्कुल सही। ये बहुत बेसिक बात है कि यार अपने जो मायते रहता है जो अपन रहना ही जाए, ठीक है। और अपने मायतरों वगैरह पे यही नहीं सीख सका कौन का रहना है, कौन कर बात करनी है, केरो लिहाज करना है, केरो कदर करना है, कितु बोलना है, कितु नहीं बोलना है। तो फिर भले तुम राजनीति करो, चाहे पढ़ाई लिखाई कर लो, चाहे कुछ। सवाल इसलिए पूछा था कि सीकर जैसे इलाकों का और बाड़मेर जैसे इलाकों का आपके पास में नॉलेज है। मैं मिक्स में सुनना सीकर रहा हूँ ना। सीकर मैं 16-17 हाँ, मैं वही साल सीकर रहा हूँ। मैं ननियाल सीकर है। मैं अपने नानुसा के पास रहता था जी। तो इसीलिए सीकर की समझ से मेरा मतलब है सीकर के आसपास के चीज़ों को जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ। क्योंकि सीकर तो खैर अपने आप में बड़ा रिच एक प्रदेश रहा है, शेखावाटी। उसकी पूर्णतः जानकारी तो स्वाभाविक है कि मुझे नहीं है। थैंक यू। तो ये थे आज़ाद सिंह जी राठौड़, और सबसे मुझे एक पसंदीदा बात लगी कि फैक्ट पर बात करते हैं और बहुत अच्छी और खुल के जो भीतर के आत्म प्रदेश में जो जानकारी है वही मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं चाहूँगा ईश्वर से कि राजनीति में फलीभूत हो और फैक्ट पर बात करते किए जी। और मैं भी ये कामना करता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो जी। और मैंने जैसे बताया कि मैं किसी भी जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं बिल्कुल नया हूँ जी, मैं उससे तो मैं ज़रूर जो है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चर्चा करते हैं, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो किसी में भी हो जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी आगे चल के अच्छा काम करें, आगे बढ़ें जी। और आपके सारे जो आपने सवाल पूछे जी, वो यहाँ मौजूद अपने क्षेत्र में मौजूद अच्छे से अच्छे पत्रकारों, पुराने पत्रकारों और जो अनुभवी पत्रकार हैं जी, उनसे कहीं भी कम नहीं थे। आपने बेहतरीन पूछा जी। और आपके मार्फत जो पूरे क्षेत्र के लोगों तक जो बात गई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।